दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अपडेट में। आज हम चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इस संदर्भ में आपके समक्ष दो वीडियो प्रस्तुत होंगे, जिसमें हम चोलकालीन प्रशासन के संदर्भ में एक वीडियो होगा और दूसरा वीडियो चोलकालीन जिसमें संगम काल के पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन हम करेंगे। तो हम आज चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोलकालीन प्रशासन चोलकालीन प्रशासन, ठीक है। इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि जो चोल काल था वो प्रशासनिक रूप से कुछ भागों में बटा हुआ था, ठीक है। इस दृष्टिकोण से यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो सबसे पहले केंद्र हुआ करता था। केंद्र के पश्चात प्रांत, प्रांत के पश्चात मंडल, फिर जिला, फिर गांव का समूह और फिर अंतिम जो होता था वो गांव होता था। अब इसके बारे में कहा जाता है, केंद्र जो होता था, केंद्र में 3 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होते थे। एक राजा स्वयं होता था, दूसरा युवराज होता था यानी कि आने वाला राजा यानी कि राजकुमार, और तीसरा होता थे नौकरशाही व्यवस्था, ठीक है, जो कि प्रशासनिक प्रणाली को पूरा देखते थे। बात करें राजा की तो सभी शक्तियां जो हैं वो राजा में निहित होती थी। प्रांत, प्रांत के बारे में हम अलग से बात करेंगे। मंडल, मंडल को वलनाडु कहा जाता था, ठीक है। और वर्तमान समय का जो कमिश्नरी सिस्टम है उसी तरीके का वलनाडु हुआ करता था, अर्थात मंडलीय स्तर की जो व्यवस्था हुआ करती थी। जिले को नाडु कहा जाता था। गांवों के समूह को कुर्रम या कोट्टम कहा जाता था। वहीं बात करें गांव की तो गांव को ग्रामम कहा जाता था, ठीक है। याद रखें, जो चोल थे वो स्वशासन प्रणाली ग्रामीण स्वायत्तता हेतु इनकी विशेष पहचान थी, ठीक है। स्वशासन ही, ठीक है, व्यवस्था जो थी वो चोलों की सबसे प्रमुख व्यवस्था थी, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, इसी का एक अग्रिम रूप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, तो स्टार्ट करते हैं पहले केंद्र से। याद रखें, 3 प्रमुख पदाधिकारी थे, राजा, युवराज और नौकरशाही। बात करें राजा की तो सभी शक्तियां राजा में निहित होती थी, और राजा को पेरुमाल, पेरुमन और आदिगल आदि नामों से भी पुकारा जाता था, ठीक है। राजा की जो उपाधि थी वो चक्रवर्ती गल हुआ करती थी। साथ ही साथ त्रैलोक सम्राट की उपाधि भी राजा को प्रदान की जाती थी। कोनप, ठीक है, कोनापी कीडम, ठीक है, कोनापी कीडन जो है ये भी राजा की उपाधि हुआ करती थी, तथा अदयार भी इसे कहा करते थे। ये सभी संगम कालीन जो है व्यवस्था के इसमें विस्तार पूर्वक हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि राजा के कौन कौन से अन्य नाम हुआ करते थे और राजा को कौन कौन सी उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, चीनी यात्री है चाउ जू कुआ, ठीक है। चाउ जू कुआ के लेखों से हमें जानने को मिलता है कि राजा की जो अंगरक्षक होती थी ये महिलाएं भी होती थी, ठीक है। और साथ ही साथ महिलाओं का काफी ऊंचा स्थान हुआ करता था। महिलाएं हर जगह इसमें संलग्न देखने को मिलती हैं, जैसे भोजनालयों में, स्नानागार आदि सभी प्रमुख जगहों पर महिलाएं नियुक्त की जाती थी, ठीक है। तो याद रखें, राजा की जो मुख्य अंगरक्षक हुआ करती थी वो महिलाएं हुआ करती थी, यह इस काल की प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं युवराज की, तो युवराज का चयन जो है वो राजा द्वारा किया जाता था, तथा अपने ही जीवन काल में युवराज का चयन कर लिया जाता था। और युवराज का जो चयन किया जाता था उसका जो आधार होता था योग्यता, यानी कि जो सबसे योग्य पुत्र होता था उसे राजा का उत्तराधिकारी चुना जाता था। इसमें ज्येष्ठ ज्येष्ठ पुत्र को जरूरी नहीं है कि राजा चुना जाए, उस पुत्र को राजा चुना जाता था जो सबसे अधिक योग्य होता था। बात करें राजा के अभिषेक की, तो राजा का अभिषेक कहाँ कहाँ किया जाता था, तो याद रखें, उसका राज्याभिषेक तंजौर में, गंगईकोंडचोलपुरम में, कांचीपुरम में, साथ ही साथ युद्ध क्षेत्रों में भी राजा की जो है राज्याभिषेक किया जाता था। यदि कोई राजा लड़ता हुआ मर गया तो उसका जो उसके द्वारा जो नियुक्त किया गया युवराज होता था उसे युद्ध क्षेत्र में ही राजा घोषित कर दिया जाता था। तथा मंदिरों में, मंदिरों चूंकि मंदिर बहुत पवित्र माने जाते थे, इसलिए कई राजाओं का जो राज्याभिषेक किया गया वो मंदिरों में भी किया गया है, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र एवं मंदिरों में भी राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। ये एक प्रमुख विषय है, ठीक है। बात करते हैं नौकरशाही व्यवस्था की। नौकर चोल काल में जो अधिकारियों का समूह होता था उसे उड़न कुट्टन कहा जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उड़न कुट्टन कहा जाता था। ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े अधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था,
वहीं छोटे अधिकारियों को सेनुनदनम कहा जाता था। ठीक है? तो बड़े अधिकारियों का समूह पेरुंदरम और छोटे अधिकारियों का समूह था सेनुनदनम। ठीक है? और ओलय नायकर कहा जाता था प्रधान सचिव को, जो राजा का प्रधान सचिव होता था उसे उस सब उसके लिए ओलय नायकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बात करें प्रांतों की, तो इस प्रकार हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते जा रहे हैं प्रांत। ठीक, इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो महामंडलेश्वर हुआ करता था प्रांतों का। साथ ही साथ जो प्रांतों का पदाधिकारी चुना जाता था वो योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता था। ठीक है? इसके लिए योग्य व्यक्ति का, जो महामंडलेश्वर होता था वो कोई योग्य व्यक्ति का हुआ करता था। साथ ही साथ अधिकतर हमें देखने को मिला है कि ऐसे में राज परिवार के किसी व्यक्ति को जो है महामंडलेश्वर चुना जाता था। और चोलों की जो संकल्पना आगे हम देखने को मिलते हैं, मंडल या वलनाडु, जो कि एक प्रमुख संकल्पना है। ठीक है? याद रखें, जो वलनाडु हुआ करता था, वर्तमान समय का जो कमिश्नरी सिस्टम है सेम उसी के तरीके मंडल व्यवस्था हुआ करती थी, जिसे उस समय वलनाडु कहा जाता था। ठीक है? नाडु, नाडु जो जिला इकाई के रूप में प्रयुक्त की जाती थी ये शब्दावली। ठीक है? और नाडु जो होता था भू राजस्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है? यानी कि जो राज्य के भू राजस्व का प्रमुख स्रोत हुआ करता था वो नाडी नाडु ही हुआ करता था। यदि बात करें नाडु की, तो विभिन्न अधिकारियों के समूह यहाँ पे नाडु यानी कि जिले में नियुक्त किए जाते थे। देखते हैं किस प्रकार से कौन-कौन से अधिकारियों का समूह नियुक्त किया जाता था। ठीक है? नाडु में पहले जो अधिकारी होता था नाडु वगाए। ठीक है? समस्त नाडु का प्रशासन यानी समस्त जिले का प्रशासन कौन देखता था? नाडु वगाए के द्वारा देखा जाता था। ठीक है? दूसरा अधिकारी था तोड़वन। ठीक है? कर वसूलने की जिम्मेदारी जो दी जाती थी उसे तोड़वन को दी जाती थी। ये भी प्रशासनिक दायित्व है। आज का डिप्टी कलेक्टर जो होता है, ठीक है? डिप्टी कलेक्टर हम कह सकते हैं तोड़वन को। जबकि जो वर्तमान का एसडीएम या डीएम, ठीक है? वर्तमान के जो डीएम होते हैं, ठीक है? उस समय नाडू वगाए कहे जाते थे। ठीक है? वर्तमान का डीएम कह सकते हैं उस पल्लव कालीन राजनीतिक इकाई की बात करें, ठीक है? तो चोलों ने व्यवस्थित एवं ठीक है? चोलों ने जो राजनीतिक इकाई थी उसे उसे पुनर्व्यवस्थित किया था। ठीक है? पुनर्विस्थापित किया था। ठीक है? चोलों ने व्यवस्थित एवं पुनर्विस्थापित किया था। जो पल्लव कालीन राजनीतिक इकाई थी उसे, ठीक है, इन्होंने पुनर्जीवित किया था। संस्था की बात करें तो संस्था जो है नट्टार यानी कि सभा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य था सभी संपन्न कृषक सदस्य जो थे इसके सदस्य हुआ करते थे। और इसका जो मुख्य कार्य हुआ करता था नाडु वियोगम नामक एक कर लगाने का। ठीक है? जो कि 1/4 भाग वसूला जाता था। और इसका जो वसूल कर करने की जिम्मेदारी थी वो तोड़वन की हुआ करती थी। और तोड़वन के माध्यम से या उच्च पदाधिकारियों को या जो है राजस्व पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कुर्रम कोट्टम, या सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है? इसके बाद गांव आता है। ठीक है? कुर्रम या कोट्टम अर्थात गांवों का समूह। बड़े गांव के समूह को तनियूर या कुट्टम कहा जाता था। ठीक है? बड़े गांव के समूह को तनियूर कोट्टम कहा जाता था। गांव की बात करें तो स्वायत्त शासन एवं स्वायत्तता हमें देखने को मिलती है इतिहास में, जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है? आगे चल के हमें स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन, ठीक है, देखने को मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था जो देखने को मिलती है उसकी कहीं ना कहीं जो उपज है वो हमें चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में ही देखने को मिल जाती है। ठीक है? अब इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है ग्रामीण स्वायत्तता की? तो याद रखें, इसका जो सबसे प्रमुख स्रोत हमें देखने को मिलता है वो उत्तर मेरूर अभिलेख है। ठीक है? जो कि 1919 से लेकर 1919 के 1921 के बीच ये परांतक प्रथम के द्वारा ये लिखवाया गया था, उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक है? अब बात करते हैं गाँव की, तो चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है, आज के आइडियल रोल मॉडल गाँव जो है माने जा सकते हैं, आदर्श ग्राम माने जा सकते थे तत्कालीन समय के चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है? और यहाँ पे शासन व्यवस्था की भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मंगलम किसे कहते हैं? तो याद रखें, ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया गांव मंगलम कहलाता था। वहीं ब्रह्मदेव जो था वो, जो गांव ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। मंदिरों को जो दान में दिया जाता था उसे देवदान कहा जाता था। ठीक है? मंदिरों को देना उसे देवदान कहलाता था। ठीक है? जो चीज मंदिरों को दी जाती थी। ठीक है? तो मंगलम जो था ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया गांव था। ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को दान दिया गया गांव था। वहीं जो देवदान था, मंदिरों को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था उसे देवदान कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम सबसे छोटी इकाई गांव के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। ठीक है?
याद रखें, गाँव इसका भी जो उल्लेख है उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें देखने को मिलता है, ठीक है? उत्तर मेरूर अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे उर, याद रखें ये जन सामान्य के लिए गाँव हुआ करता था उर को, ठीक है? इसके बाद सभा एवं महासभा हुआ करती थी, वहीं नगरम हुआ करता था, ठीक है? अब बात करते हैं उर की, तो याद रखें सामान्य गाँव था, ठीक है? हर वर्ग के लोग यहाँ पे रहा करते थे और इस गाँव का जो प्रशासन देखा जाता था, ठीक है? वो आलगुड़म संस्था के माध्यम से ये देखा जाता था, इस गाँव का प्रशासन। बात करें इसके सदस्य की तो कौन-कौन से सदस्य हुआ करते थे? याद रखें गाँव के वयस्क लोग और कर देने वाले लोग, जो लोग कर दिया करते थे वे लोग और गाँव के वयस्क लोग इसके सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सभा या महासभा, इसके बारे में। याद रखें ब्राह्मणों के गांव दो प्रकार के होते थे, ठीक है? एक है अग्रहार और एक है ब्रह्मदेह, ठीक है? जो गांव ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया होता है, ठीक है? जिसे ब्राह्मणों ने स्वयं अपने अपने द्वारा बसाया होता है उसे अग्रहार कहते थे, जबकि ब्रह्मदेह जो ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता था उसे ब्रह्मदेह कहा जाता था, ठीक है? दोनों जगह ब्राह्मण रहते थे, निवास करते थे, लेकिन अलग अलग व्यवस्था थी, ठीक है? अग्रहार अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्वयं बसाया गाँव गाँव जो होता था वो अग्रहार कहलाता था, वहीं ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव ब्रह्मदेह कहलाता था। यदि बात करें गांव के प्रशासन की, तो याद रखें यह 30 प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ होता था, ठीक है? जैसे हम आज के समय वार्ड कह सकते हैं, ठीक है? वार्ड वार्ड नंबर ए, वार्ड नंबर बी, इसी प्रकार से जो है ये 30 भागों में बटा हुआ था, ठीक है? इसे 30 भागों में समितियों का निर्माण किया जाता था, 30 भागों में बांटकर और समितियों के माध्यम से इसका प्रशासन देखा जाता था, ठीक है? और प्रत्येक वार्ड यानी कि प्रत्येक भाग से एक सदस्य का इसमें चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता था, ठीक है? याद रखें लॉटरी जो होती थी इसमें अबोध बालक द्वारा या लॉटरी की पद्धति से इसका मनोनयन किया जाता था और इसके संबंध में कुछ विशेष रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए थे, जैसे कि जो व्यक्ति इसमें चयन किया जाना होगा, ठीक है? वो किसी वेद का ज्ञाता होगा, ठीक है? और उसकी आयु जो होगी वो एक निर्धारित आयु थी, ठीक है? कि इसके बीच वो होनी चाहिए जिसमें 30 वर्ष से लेकर लगभग 70 वर्ष तक वो आयु मानी जाती थी और साथ ही साथ वो कर्जदार नहीं होना चाहिए, ठीक है? और उच्च कुल से संबंधित होना चाहिए उसे। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थे। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक गाँव, याद रखें नगरम जो होते थे, ठीक है? ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? नगरम, नगरम किसे कहते हैं? तो याद रखें व्यापारिक गाँव को नगरम कहा जाता था, ठीक है? जैसे 3 प्रकार के होते थे, एक थे वल्जियप, ठीक है? एक थे अल अज्जुड़म, ठीक है? और तीसरे थे मणिग्रामम, ठीक है? मणिग्रामम प्रश्न में पूछा गया है, ठीक? तो वल्जियम, अल अज्जुड़म और मणिग्रामम ये तीनों, ठीक है? इन्हें वीरपत्तनम भी कहा जाता था। यहाँ के लिए अलग से कोई संस्था या सभा नहीं होती थी, ठीक है? ये व्यापारियों के गाँव हुआ करते थे, ठीक है? मणिग्रामम या नगरम जो थे, ठीक है? ये व्यापारियों के गाँव हुआ करते थे। देखते हैं चुनाव में खड़े होने की शर्तें क्या-क्या थीं। याद रखिए चोल काल में चुनाव में खड़े होने की शर्तें थी कि जो कार्यकाल होता था वो 3 वर्ष का हुआ करता था, ठीक है? अर्थात जिसे भी चुना जाता था उसे 3 वर्षों के लिए चुना जाता था। जो उम्र होनी थी वो 35 से 70 वर्ष के बीच होनी थी, ठीक है? इसके बीच का इस आयु के बीच का कोई व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा हो सकता था। इसमें एक बात कही गई कि इसमें शूद्रों को का कोई स्थान नहीं था, शूद्रों द्वारा वह व्यक्ति अपवित्र न किया गया हो, साथ ही साथ उसे एक वेद या भाष्य का ज्ञाता भी हो, ठीक है? और उस व्यक्ति के पास लगभग 1.5 एकड़ से अधिक जमीन होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका स्वयं का घर होना चाहिए और 3 वर्ष पूर्व किसी समिति का सदस्य ना रहा हो, ऐसा व्यक्ति वह चुना जाता था, ठीक है? व्यभिचारी, लोभी तथा घोटाला करने वाला भी नहीं होना चाहिए। इसमें कमियाँ क्या-क्या थी? याद रखें कमियाँ थी कि महिलाओं को कहीं भी नहीं चुना गया, ठीक है? महिलाओं को कोई भी स्थान नहीं दिया गया प्रशासनिक व्यवस्था में। साथ ही साथ शूद्रों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया बल्कि उन्हें अपवित्र माना गया, ठीक है? तो ये 2 कमियाँ थी चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, इसके अलावा ये सभी थी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 30 वर्णों को जो 30 भागों में बँटे वार्ड थे, ठीक है? सभी चुने गए व्यक्ति जो थे, उनके द्वारा एक सभा का निर्माण होता था, ठीक है?
जिसमें 30 वार्ड थे, प्रत्येक वार्ड से एक-एक व्यक्ति को चुना जाता था, ठीक है? और उससे क्या होता था? उससे सभा का निर्माण होता था। आगे देखते हैं सभा और सदस्य के बारे में, समिति के बारे में। याद रखें, सभा को तत्कालीन समय में पेरुगुरी कहा जाता था, ठीक है? वहीं बात करें समिति की, तो समिति की वरीयम कहा जाता था, ठीक है? जैसे पोन वरीयम, तड़ाग वरीयम, ठीक है? टोड वरीयम, तो ये सभी समितियां हुआ करती थी। साथ ही साथ सदस्य जो होते थे उन्हें पेरुक्कल कहा जाता था, ठीक है? जितने भी 30 सदस्य चुने जाते थे उन्हें पेरुक्कल कहा जाता था। जो 30 लोगों द्वारा चुनी गई जो सभा होती थी उसे पेरुंगुरी कहा जाता था, और जो समितियां होती थी उसे वरीयम कहा जाता था, ठीक है? फसलों की बात करें तो कुछ किंवदंतियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गन्ना जो थी वो स्वर्ग की फसल थी, और पेरुंजरेल इरियम पुरोई नामक चेर शासक ने इसे इंद्र से मांगकर लेके आया था, ठीक है? तो गन्ना स्वर्ग की फसल मानी जाती है, और पेरुंजरेल इरियम पुरोई द्वारा इसे इंद्र से मांगकर लाया गया था। साथ ही साथ कुछ चोलकालीन फसलों के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है, जैसे नारियल, अदरक, बाजरा, तिल, केसर, सुपारी और हल्दी, ठीक है? ये कुछ फसलों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। पांड्य साम्राज्य की बात करें तो पांड्य साम्राज्य जो था वो मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं समिति। समिति की बात करें तो समिति का जो कार्यकाल हुआ करता था 1 वर्ष का हुआ करता था, ठीक है? और कुछ समितियां जो हैं प्रमुख थी, जैसे तोडवरियम, ठीक है? इसे उद्यान समिति भी कहते थे, यानी कि बगीचों की रख-रखाव के लिए जो समिति का गठन किया जाता था, उसे तोड़वरियम समिति कहा जाता था, ठीक है? उद्यान समिति कहा जाता था। एरीवरियम किसे कहते तो याद रखें, तालाब सिंचाई संबंधी समिति जो होती थी, ठीक है? उसे एरीवरियम कहा जाता था। पोनवरियम जो थी वो स्वर्ण समिति थी, ठीक है? बात करें उदासीन वरियम की, तो विदेशी आगंतुकों सन्यासियों की सेवा संबंधी जो कार्य किया करते थे, ठीक है? जो विदेशी आगंतुक थे उनकी जो सेवा संबंधी कार्य किया करते थे उधर उसे उदासीन वरियम कहा जाता था। और संवत वरियम जो है, इसे समन्वय सभी संबंधित सभी समितियों, जैसे ये जितने भी समितियां हैं, जैसे तोड़ वरियम, एरी वरियम, पोर वरियम, उदासीन वरियम, ठीक है? इसके अलावा अन्य जितनी समितियां हैं उसमें समन्वय स्थापित करने का काम संबत वरियम का होता था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। याद रखें, जिस प्रकार से हमारे वर्तमान समय में राज्यसभा में प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य जो हैं, ठीक है? 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो बदल जाते हैं। उसी तरीके से हर दूसरे वर्ष समिति के 1/3 सदस्य जो थे वो बदल जाते थे, ठीक है? तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है? याद रखें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होने के बाद भी 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो बदल जाते हैं, और 1/3 नए सदस्यों का चयन होता है। उसी प्रकार यहाँ भी जो है समिति में 1/3 सदस्य जो थे वो बदल जाते थे हर दूसरे वर्ष, और 1/3 नए सदस्यों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता था, ठीक है?